नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमवी इत्तेहाद में इख्तलाफात पर संजय राउत का बयान, कहा हम ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं लेंगे जिससे हलीफ जमातों को परेशानी हो। कांग्रेस और राज ठाकरे के ताल्लुक से गलत बयानियां तैयार करने का बीजेपी पर इल्जाम। चरण सिंह ने कहा बीजेपी इस मकसद में नहीं होगी कामयाब। अंबेडकर समाज तंजीम की जानिब से संभाजी नगर में आरएसएस के खिलाफ किया गया एहतजाज मुजाहरा, संघ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकिशाफ, मुंबई क्राइम ब्रांच ने मफरूर मुलजिम सलीम डोला के एक साथी सलीम शेख को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद की बात हो रही है। ताहम कांग्रेस अब क्या रास्ता अख्तियार करेगी, इस पर सूरत हाल गैर वाज़ेह है। शिवसेना यूपीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या बल्दियाती इंतखाबात में अगर किसी ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो ये उनका मसला है, लेकिन हम ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं लेंगे जिससे हलीफ जमातों को परेशानी हो। हम बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। नाही, आम्हाला तर काँग्रेसचा प्रधानमंत्रीच करायचा होता, पण नाही होऊ शकला ना। आम्ही इंडिया ब्लॉक निर्माण केला तो आम्हाला राहुल गांधींना प्रधानमंत्री करायचं होतं। आम्ही असं नाही म्हणालो की शिवसेनेचा करायचा आहे किंवा अन्य पक्षांचा करायचा आहे। आमचा विचार, आमची भूमिका स्पष्ट आणि पारदर्शक आहे। काँग्रेस दिल्लीमध्ये सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहेच ना, त्याच्यामुळे आमचं मन फार मोठं आहे आणि आम्हाला राहुल गांधी यांनाच प्रधानमंत्री करायचं आहे। मुंबईच्या महापौराचं काय घेऊन बसले ते महाशय? हां, तुम्ही मुंबईचे काय 27 महानगरपालिकांचे महापौर काँग्रेसचे करा, काय? बीजेपी लीडर राम कदम का कहना है कि रियासत में महायुति मजबूत है और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पार्टियां मिलकर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी बिहार चुनाव में शिकस्त से बचने के लिए एमएनएस के ताल्लुक से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही है। क्या सच्चाई है सारा महाराष्ट्र जानता है, देश जानता है। सिर्फ कांग्रेस नेता को मजबूरन ये बयान देना पड़ा कि हम उनसे के साथ नहीं लड़ेंगे ताकि बिहार के चुनाव में मार न पड़े। पहली बात। रहा सवाल महाराष्ट्र के अन्य दलों का, अब कौन कैसे लड़े उनकी इच्छा। हम मुंबई महानगर पालिका हम महायुति में लड़ेंगे। अन्य जगहों पर जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सीटें बढ़ना प्राथमिकता है, तो अन्य जगह पे तीनों पार्टी के 3 शीर्ष नेता है, वो बैठ करके तय करेंगे कैसे लड़ा जाए। पर महाराष्ट्र में ये एक साथ लड़े, अलग लड़े। मुंबई कांग्रेस के कारगुजार सदर चरण सिंह ने बीजेपी लीडर राम कदम के इल्जामात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और राज ठाकरे के मामले पर गलत बयानियां तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कभी भी राज ठाकरे के साथ में रही नहीं, ना कोई हमारी ऐसी गतिविधियां हैं हाल ही में भी और पहले भी कि कांग्रेस पार्टी राज ठाकरे के साथ में नजर आए, ऐसा नहीं है। हमने तो पुरजोर जो उनके कारनामे हैं जो उत्तर भारतीयों के विरुद्ध में, हमने उसका हमेशा विरोध किया है। आज भी हम राज ठाकरे के साथ में नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने के प्रयास में है, एक नैरेटिव बनाने के प्रयास में है, वो सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे, अभी तिपैया सरकार उनकी है, वहां पर उन्होंने कितने उत्तर भारतीयों को मौका दिया या कितने बिहारियों को मौका दे दिया है? उनके पास भी तो है ना बिहारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्या उन्होंने एक भी बिहारी को मंत्रिमंडल में लिया?
क्या एक भी बिहारी को क्या उन्होंने किसी बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है? देवेंद्र फडणवीस अभी अपनी चिंता करें। वहां पर जो लोकल बॉडी के चुनाव आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। महाराष्ट्र में मुमकिन इत्तेहाद के बारे में कयास आराइयों के दरमियान शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे की रिहायशगाह पर उनसे मुलाकात की। रवा माह उनकी ये चौथी मुलाकात थी। शिवसेना यूबीटी के एक ओहदेदार ने बताया कि उद्धव ने राज ठाकरे की वालदा को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए ये दौरा किया। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस रहनुमाओं ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 से पहले होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से पहले दोनों जमातों का इकट्ठा होना अब महज एक रस्मी बात है। महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी की जानिब से उर्दू अदब में नुमायां खिदमात के लिए अब्दुल रहीम अरमान को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। इस ज़मीन में मेनार फाउंडेशन की जानिब से एक जलसे का इनेकाद जालना में किया गया। डॉक्टर सलीम नवाज ने अब्दुल रहीम अरमान की उर्दू के तय खिदमात और महानामा निस्बुल ऐन की इश्तियात को मिसाली कारनामा करार दिया। इस तकरीब में मुंसिफ के नुमाइंदे नाजिम मिनियान, राष्ट्रवादी पार्टी नौजवान अक़लियती सेल के सदर इमरान शब्बीर को तहनीत पेश की गई। निज़ाम को बखूबी चलाने के लिए अब्दुल करीम और समाज खिदमात अंजाम देने पर राहिल शेख की भी हौसला अफजाई की गई। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सरज़मीन जालना की एक अदबी इल्मी शख्सियत सहाफ़ी और कोहना मश्क शायर जनाब अब्दुल रहीम अरमान साहब को महाराष्ट्र साहित्य उर्दू अकेडमी की जानिब से खुसूसी तौर पर उर्दू अदब की खिदमत के लिए अवार्ड दिया गया और उस अवार्ड के ज़िमन में हमने यहाँ पर एमएफ फाउंडेशन की जानिब से उनका यहाँ दिली खैर मकदम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए पूरे फाउंडेशन के लोगों की जानिब से उनका यहाँ इस्तकबाल किए। ये अरमान साहब को जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड हमारे अपने लिए, हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए अवार्ड है और यकीनन ये अवार्ड से हमारी अपनी नई नस्लों को भी जो है आगे बढ़ने का और अदब के मैदान में, सियासत के मैदान में, सहाफ़त के मैदान में काम करने का हौसला मिलेगा। मैं अब्दुल रहीम अरमान साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आरएसएस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सर्वा अम्बेडकर समाज की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि आइन ने हमें ताकत दी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें हुकूक के लिए लड़ना सिखाया है। मुजाहिरीन ने कहा कि वो आइन के दायरे में रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आरएसएस और भाजपा ये मनुवादी मानसिकता रखती है और जिस गुलामी से हमें फुले शाहू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आज़ाद किया, उस गुलामी से मुक्ति को ये लोग पचा नहीं पाए हैं। और इसलिए जब हमारा विजय वाहुड़ उनके सामने खड़ा होकर ये कहता है, संविधान की ताकत रखने के साथ कहता है कि आपको यहाँ पर परमिशन है क्या, ये जब वो कहता है तब उनके दिमाग में ये आता है कि ये कौन है विजय वाहुड़ जो हमारे सामने खड़ा रहकर आंख से आंख मिलाकर ये पूछता है, जबकि हमारा प्रधानमंत्री है और हमारा मुख्यमंत्री है और इसके बावजूद विजय वाहुड़ की हिम्मत कैसी होती है की हमारे सामने खड़ा होकर हमको चॅलेंज करेगा। ज्या पद्धतीने त्यांनी जो उच्छवाद मांडलेला आहे, आपण पाहता की दर वर्तमानपत्रामध्ये हरेक दिवशी वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या बातम्या येतात। केरळ पासून तर हैदराबाद पर्यंत आपण त्या पाहिलं की संघाच्या लोकांनी एक विशिष्ट अशी संस्कृती या देशामध्ये जोपासण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। जातीवाद, पाखंडवाद, जातीय द्वेष या साऱ्या गोष्टी त्यांनी या देशामध्ये निर्माण करून या देशातलं सुख समृद्धी आणि आनंदाचं वातावरण हे प्रदूषित केलेलं आहे। माणूस माणसापासून दूर करण्याचं काम केलेलं आहे आणि विशेष म्हणजे हिंदू राष्ट्र आणि चातुर्वर्ण याची पुनर्प्रस्थापना करण्यासाठी आज संघ या देशामध्ये कार्यरत आहे। मागणी काय नेमकं या
त्याच निमित्तानं सांगतो की आता केरळमध्ये एका मुलांनी समलैंगिक या मुद्द्याचा उच्चार करून आत्महत्या केलेली आहे. महाराष्ट्र एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन ने बताया कि 24 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब देगलूर के ज़ियाद चौक में मजलिस का जलसा रखा गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में एमआईएम पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का देगलूर के अंदर एक मजबूत यूनिट कायम है और अल्लाह के फज़ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यूनिट मुस्तहकम है और वक्तन फ़ौक़तन सोशल एक्टिविटीज़ है हमारी वहाँ पर और सभी मिलकर दिन पे दिन पार्टी की तरक्की कर रहे हैं, पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और कई ज़िम्मेदारान और मुक़ामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम का ये कहना है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देगलूर के अंदर न सिर्फ अपना खाता खोलेगी बल्कि सदर बल्दिया को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर जिताएगी। क्रिकेटर सरफराज खान को सिलेक्शन कमेटी की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर बहस चल रही है। इस मामले पर एमआईएम के लीडर वारिस पठान ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन खेल के मुजाहरे के बावजूद सरफराज खान को मौका नहीं देना अफसोसनाक है। देखिए, हमको ये लगता है कि सरासर गलत बात है। सरफराज खान का आप एवरेज देखिए पिछले 5 साल का, तो उन्होंने 5 तो 50 मारे हैं, 10 के करीब 100 रन मारे, 2500 के ऊपर उन्होंने रन मारे, 110.47 उनका एवरेज है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 17 किलो वज़न अपना कम किया है और वो टोटली फिट है। अब इतना अच्छा एवरेज होने के बाद, इतना फिट आदमी होने के बाद अगर उसको नहीं लिया जाता इंडिया ए टीम में, तो जाहिर सी बात है हम भी और भारत देश की जनता भी सवाल करेगी ना। और सवाल वाजिब भी है कि क्यों नहीं लिया गया भाई इसको। क्या ये सरफराज खान है, क्या इनका सरनेम खान है इसलिए नहीं लिया गया, या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया था जिसकी वजह से एक यंग टैलेंट को आप इस तरह से उसकी ज़िंदगी को आप काले अंधेरे में ढकेलना चाहते हो? क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखा जाए लोग भी ये बता रहे हैं कि एक तरफ गौतम गंभीर साहब हैं जो बीजेपी की मानसिकता वाले, अजीत आगरकर है, तो क्यों नहीं लिया गया सरफराज खान को? ये सवाल पूरी जनता पूछना चाहती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया कि वसाई के तारीखी किले में एक हिंदी बोलने वाला सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिबास में मुलविस एक शख्स को किले के अहाते के अंदर फोटो लेने और वीडियो बनाने से रोक रहा है। इस वाक़े ने फौरी तौर पर सयाहों में गम और गुस्से को जन्म दिया। बढ़ते हुए अवामी गुस्से के बाद चंद ही घंटों में MNS कारकुन स्वजीत आगरे ने गार्ड को थप्पड़ मारा और इससे माफ़ी मांगने को कहा। इस वाक़े ने रियासत में फिर से हिंदी मराठी जुबान के तनाज़े को बढ़ा दिया है। तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? 2 साल। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। हाँ, मराठी क्यों नाही शिका? मराठी का नाही येत तुला? कधी शिकणार? कधी शिकणार मराठी? हाँ, नाव दाखव जरा। ब्रिजेश कुमार गुप्ता हा छत्रपतींचे फोटो काढताना हा व्यक्ती कुठे, हा वसई फोर्टला असतो बरोबर, सिक्युरिटी गार्ड, हा आपल्यासारख्या मराठ्यांना फोटो काढताना थांबवतोय। याचं काय केलं पाहिजे? आणि बोलतो हक्कानी मला मराठी येत नाही। ओके, काय काय बोलला? कोण बोलला? आता हे लोक काय बोलले ते ऐकत दादागिरी दाखवत आम्ही, दादागिरी नाही दाखवलेली आहे। तुला फेमस व्हायचंच आहे म्हणजे ना? पहिली गोष्ट, तुला मराठी बोलता येत नाही बरोबर, चल नाही येत नाही येत, पण तू आता भाईगिरी करून ह्याला घेऊन आलास। तुला किती असेल 3 मन? आता लक्षात ठेव, तुला फेमस तर करणार आणि तुला या जॉब असणं तर जावं तर लागणार, आणि तुम्ही छत्रपतीला मान। मरकजी वजीर मुरलीधर मोहन ने पुणे में भाई दूज का जश्न मनाया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि यह रिवायत पिछले 30 सालों से चली आ रही है। हमारी बहुत सी बहनें पुणे के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आती है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि बिहार में NDA की हुकूमत ही बनेगी। हर साल पुणे में आज के दिन, भाई बीज के दिन, यहाँ पे एक सामाजिक उपक्रम होता है हमारे भोई प्रतिष्ठान के माध्यम से। पिछले 30 साल से जो हमारे फायर ब्रिगेड में काम करने वाले हमारे सब जवान हैं, उनको यहाँ पे उनके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ हमारे बहुत सारी बहनें आती है पुणे के अलग अलग एरिया से, और उनको यहाँ पे उनका पूजन करती है, उनको धन्यवाद देती है, उनका औक्षण करती है।
तो ये परंपरा पिछले 30 साल से आज चलती आ रही है। हमारे मिलिंद भोई और उनके सभी साथी ये अच्छी तरह से एक सामाजिक उपक्रम, सामाजिक एक मुझे लगता है कि आशय इसमें है और ये अच्छा प्रोग्राम पुणे में है, तो मैं इसलिए हर साल यहाँ पे आता हूँ। दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफ हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मफरूर मुलजिम सलीम डोला के एक साथी सलीम शेख को गिरफ्तार किया है, जिसे दुबई से लाया गया है। 256 करोड़ रुपए की मंशियात के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सलीम शेख के बारे में कहा जाता है कि वो तवील अरसे से दुबई से भारत में मंशियात का नेटवर्क चला रहा है। पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि वो महाराष्ट्र से सांगली जिले में दरियाफ्त होने वाली एमडी मंशियात की फैक्ट्री में बराह रास्त मुलविस था। अभी जो मोहम्मद सुहेल शेख, इसको जो अरेस्ट किया गया है, ये पैन इंडिया जो फैक्ट्री में अम्लीय पदार्थ बनता था वो लेके जो नीचे पेडलर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पूरा काम ये देखता था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली हुई है। या इसमें जो भी लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, सिस्टर एजेंसियों की मदद इसमें ली गई है। और ये इस केस में अभी तक 256 करोड़ का एमडी, बाद में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सब सीज की गई है। उसके दौरान एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68F के अनुसार जो इस केस में जो भी आरोपी है उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की गई है। तो आज तक 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सापेमा के थ्रू सेक्शन 68F के अनुसार अभी तक सीज की गई है। उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सबको सीज किया गया है। इसमें आगे की तहकीकात भी चल रही है। मोहम्मद सुहेल शेख को अरेस्ट करने के बाद में उसे ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद में उसे 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी मिली है और आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिससे मकीनों और मुकामी बाशिंदों में खौफ व हरास फैल गया। आग बुझाने वाली टीमें अलर्ट मिलते ही जाए मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में दिखाया गया है कि आग के शोले और धुआं बुलंद इमारत की बलाई मंजिलों को लपेट में ले रहे हैं, जबकि फायर फाइटर्स फंसे हुए मकीनों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से चंद अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। की जरूरत पड़ेगी, 1 से 4 मीटर की लैडर की बहुत जरूरत पड़ेगी। उन्होंने जो कहा ऐसा, तो वो भी हम लोग देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग करते रिफ्यूजी के एरिया भी हम लोग ने रखे, मगर ऐसा वक्त आता है तो तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी आना वो भी जरूरी है। उसी प्रकार से मेरी भी गवर्नमेंट से मैं ये करने वाला हूँ कि हर एरिया में हमारे फायर ब्रिगेड को बिल्डअप अच्छी तरह से करना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग के लिए ऐसी लैडर जो है वो वैसी हर एरिया में वो रखना भी बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक की वजह से वो पहुंच नहीं सकती। नागपुर शहर के अलंकार नगर इलाके में एक घर के अंदर वाक़े गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े में बिस्किट और खाने पीने की अशिया को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। त्रिमूर्ति इंटरप्राइजर नामी एक ताजिर ने अपने घर में बिस्किट का जखीरा कर रखा था। अचानक आग लगने से पूरा सामान जल गया। छठ त्यौहार के पेश नज़र महकमा रेलवे ने खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया ताकि लोगों को सफ़र में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ज़ाती तौर पर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। अहम बात यह है कि रेल भवन में एक वॉर रूम कायम किया गया है जो 24 घंटे मुतहरिक रहता है। ये वॉर रूम मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों की कड़ी निगरानी कर रहा है। इसी दौरान अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में वॉर रूम का दौरा किया। जो अरेंजमेंट्स हैं देश भर में, उसमें 3 लेवल के वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। फॉर एग्जांपल
जैसे उधना में सडनली 18 तारीख को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा लोग आए पैसेंजर्स, तो करीब 7-8 घंटे के अंदर अंदर बाकी सब एरियाज से जहां पर स्पेशल ट्रेन को पार्क करके रखा हुआ था, स्टेबल करके रखा गया था, उनको उधना की तरफ मूव कराया। मान लो रतलाम से मूव कराया, कुछ को मुंबई एरिया में पालघर से मूव कराया, तो उनको मूव करा के उधना पे ला सके और विद इन 7-8 आवर्स में करीब सभी को पैसेंजर्स को मूव करा सके। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 85,000 का नया रिकॉर्ड सतह अबूर कर लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मनाजिर में सरमायाकारों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह के मुताबिक मजबूत माशी आशारिया और गैर मुल्की सरमायाकारी के बढ़ने से बाजार में मुस्बित रुझान है। Well, market has opened with a bang and on the expected lines, because during the weekend we saw that statement from the US President, also what has been talked in the media. So Sensex has opened with a gap up of 700 points, which is a substantial jump. The talk is and the expectation and the hope prevailing in the market is that very soon US and India will have a bilateral trade deal, and once that deal is done, the tariff, which is currently on 50%, will come down substantially, and the assumption is that it may bring this will bring the tariff to 15% or so. I mean, these are assumptions, but there is a hope, and after all, market is all about sentiment. So the sentiment has improved substantially. That's the reason that markets are up today, and let's hope things work out. हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी केस पर मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। खट्टर ने कहा कि ये एक बहुत ही बदकिस्मती का वाक़या था और उन्होंने सौगवार खानदान से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत खानदान को जो भी मदद की ज़रूरत होगी वो फराहम करेगी। हुई है, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं ये, और दो परिवारों के दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो उन्होंने खो दिए, तो हमारी पूरी सहानुभूति भी है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हम परिवारों के साथ खड़े हैं, और मैं आज चंडीगढ़ था तो उस नाते से उनके परिवार में होकर आया हूँ, और हमने विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार की सहायता कोई भी होगी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणाएं कर रखी हैं, तो जितनी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं परिवार के हित में वो सब। दिल्ली में फिजाई आलूदगी पर आम आदमी पार्टी लीडर अनुराग ने कहा कि वो मनजिंदर सिंह से पूछना चाहते हैं कि वो पंजाब के किसानों पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा पंजाब में पराली जलाने के लिए वाक़यात में बेहद कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरसा का बयान पंजाब के तय बीजेपी की नफरत को जाहिर करता है। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं सिरसा जी से कि उनको शर्म नहीं आई पंजाबियों को बदनाम करते हुए, सिखों को बदनाम करते हुए? उनका क्या कहने का मतलब है कि पंजाब के किसान इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं पंजाब के किसानों को? जबकि मैं आपको सच्चाई अगर बताऊं, 2021 में जब हमारी सरकार आई उससे पहले 4300 से ज्यादा पराली जलाने के केसेस थे 15 सितंबर से 21-22 अक्टूबर के बीच में। आज पिछले 3 साल में पंजाब के किसानों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया वो अभूतपूर्व है। 450 केसेस सिर्फ आए हैं, मतलब 90% की गिरावट है पराली जलाने के केसेस में, और ये पंजाब के किसान कर रहे हैं। और सिरसा जी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको रेखा गुप्ता की चापलूसी करनी है, इसलिए वो पंजाबियों का अपमान कर देंगे, इसलिए वो पंजाब के सिखों के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देंगे। शर्म नहीं आती उनको पंजाब में आना नहीं है। वो आते रहते हैं यहाँ पे चुनाव के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी राजनीति के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, तो उनको शर्म नहीं आएगी जब अगली बार वो यहाँ पे आएंगे। जबकि पुणे की एजेंसी की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के पोल्यूशन में सिर्फ 2% का योगदान पराली का है, और वो भी किसका? जो नेबरिंग स्टेट होंगे, हरियाणा, यूपी, पंजाब तो टच नहीं होता दिल्ली से सीधे सीधे। तो 2% में से भी पंजाब को निकाल के उन्होंने पंजाब का अपमान करने का जो प्रयास किया। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाजत। आदाब।